कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या चीज है? कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं? ये जो ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। और यहां भी वही बात है, हियर जेड कैन नॉट बी ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर हो। एक्सेट्रा। सो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड में दो ही चीजें आती हैं। एक आता है जिसके पास H लगा हो, या दूसरा जिसके पास CH3 लगा हो। इस चीज को हम बोलते हैं एल्डिहाइड, और इस चीज को हम बोलते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को मिलाकर के हम बोल देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। राइट डाउन। और अगर ZOH है तो ये बन जाएगा आपके पास COOH। इनको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर Z आपके पास NH2 है तो इसको हम बोलेंगे CONH2, यानी कि अमाइड्स। अगर ZOR है यानी कि RCOOR डैश, इसको हम बोलते हैं एस्टर्स। अगर Z क्लोरीन है तो इनको हम बोलते हैं एसाइल कार्बोनाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड। कार्बोनाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड, और भी हो सकता है। तो ये बन जाएगा इसको हम बोलते हैं एनहाइड्राइड। एस आगे बात करते हैं। तो ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसमें इन्होंने अलग से बोल रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये वाला पढ़ेंगे हम। तो दो पार्ट हो गए, एक कार्बोनाइल कंपाउंड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होता है। यानी कि कार्बन पे कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आया तो कार्बोनाइल कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। अपनी प्रॉपर्टी शो करने का मतलब इनकी जो रिएक्शंस होती हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो सारी फिजिकल और केमिकल। यानी कि द कार्बोनाइल कार्बन, लिखो इसको, ये वाला, must have या must possess the carbonyl carbon must possess positive charge so that it can show properties of
कार्बोनाइल कंपाउंड। बट अगर यहां पे कोई ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तब देखिए रेजोनेंस कैसा होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये रेजोनेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं पाता। तो चूंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं पा रहा है रेजोनेंस से, इसलिए इस तरह के कंपाउंड कभी भी अपनी प्रॉपर्टी कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह नहीं शो करेंगे। इसीलिए ऐसे कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते भी नहीं है, जो हमने यहां पे लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल हैलाइड, एस्टर, जो भी थे, इनमें से कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि इनके कार्बन पर रेजोनेंस के थ्रू पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। बट इन दिस केस पॉजिटिव आए कार्बन पर, खत्म। बट इन केस ऑफ एसिड्स, जनरली एसिड्स के लिए पूछता है, यानी कि जेड की जगह आप OH कर सकते हैं, बट किसी और के लिए भी पूछे तो भी वही आ जाएगा, है ना। एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कि ये क्या चीज है, ये जो मैंने इधर लिखाए थे वो सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। सबसे ऊपर एसिड था, उसके बाद सारे क्या थे, एसिड डेरिवेटिव्स। ड्यू टू रेजोनेंस carbonyl carbon, due to resonance carbonyl carbon does not possess partial positive charge, hence they are not considered as carbonyl compounds, because एसिड डेरिवेटिव्स बोल तो दिया, because they cannot show properties of carbonyl compound। तो ये तो थे आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड कौन होता है और कौन नहीं होता है। तो इसीलिए कार्बोनाइल कंपाउंड में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, और इसी तरह से आपकी बुक का चैप्टर का नाम भी वही है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए लिखिए आईपीसी नेम्स। ये है आपके पास बेंजल्डिहाइड, इसका नाम लिखना आईपीसी। दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन। प्रायोरिटी में एल्डिहाइड पहले आता है, इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप होगा 1। अच्छा, हाँ, तो प्रायोरिटी में एल्डिहाइड पहले आता है, अल्कोहल पहले आता है, क्या बोला? अच्छा, तो इधर बैठ जाएगा, दिख नहीं रहा तो ये आता है लेस प्रायोरिटी वाला है। तुम्हें प्रायोरिटी नहीं याद है यार, आईपीसी कह रहा हूँ, इतने कब से कह रहा हूँ, आईपीसी पढ़ ले 11th क्लास की बुक खोल करके, एक बार पता लग जाएगा। और इवन ये भी कहा था कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके आईपीसी पढ़ लो कम से कम बैठ करके, कि एल्डिहाइड कीटोन स्टार्ट हो रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन में आईपीसी नेम कैसे लिखे जाते हैं, अल्कोहल स्टार्ट हुआ था तो अल्कोहल के नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो इसका लगेगा प्रीफिक्स, दैट इज हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक्सेप्टेड है ये रूट नेम की तरह, लिखिए।
इसका नाम लिखो। मेन यही होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें जुड़ा है, तो मेन कार्बन चेन यही होगी, नंबरिंग यहां से शुरू होगी और इसको बोलते हैं फिनाइल। तो ये हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 ईन 1 अल या अल, लिख लीजिए। इसका वैसे इसका इंपॉर्टेंट नाम यह है, जो इसका कॉमन नेम होता है ना, वो है सिनेमेल्डिहाइड। ये बताना था मुझे कि ये सिनेमेल्डिहाइड होता है। इसका नाम लिखिए। ये तो लिख दिया होगा ना, 1 2 3 2 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, और इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है इसका? ओल बोल रहा है, ओल बोल रहा है तो अल्कोहल हुआ ना, ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका बताना। अगेन सेम, और इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरिक एसिड। याद कर लो ढंग से, कंफ्यूज मत हुआ करो। और इसको क्या कहेंगे? ये है ग्लिसरॉल आपका, अल्कोहल है ना ये प्योर। और वैसे नाम देखोगे तो 1 2 3 प्रोपेन ट्राई ऑल, और वैसे इसका नाम कॉमन नाम क्या है? ग्लिसरॉल। कंफ्यूज मत होना, ग्लिसरॉल, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरिक एसिड। नहीं नहीं ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल भी सही है, दोनों सही है। आपके पास ये तीनों कार्बन आप इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप ये कार्बन छोड़ोगे, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड। इस केस में सफिक्स लगता है कार्ब एल्डिहाइड, जो रुद्राक्ष ने बोला भी। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। हाँ, 2 का यूज करके तीसरे को लिख सकते हैं, वो सब लिखाए हुए हैं आपको। अब ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको एलिफेटिक के इंटर कन्वर्जेंस हो जाने चाहिए, है ना। एरोमेटिक में फिर भी दिक्कत आएगी, बट एरोमेटिक के हो, एलिफेटिक के हो जाएंगे सारे के सारे। इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, हमारे पास चैप्टर ही बड़ा है। मेन फंक्शन, मेन कार्बन चेन यही होगी, तो बेंजीन को क्यों इंक्लूड करना है? हाँ तो प्रोपेनल नहीं, प्रोपेनॉन। वन फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। नहीं, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता था ना ये, वो तो 2 प्रोपेनॉन भी हो सकता था, 3 प्रोपेन, तो फिर दिक्कत है। हाँ
चलिए अगला लिखिए, 4 नाइट्रो बेंजाइडिहाइड। ठीक है, इजी था नहीं? रहेगी जी इनको, साफ साफ ही दिख रहा है आपको, यहां से नंबरिंग होगी बेटा। हाँ पैरा ये कॉमन में आते हैं। 4 नाइट्रो बेंजाइडिहाइड, ये आपके पास कार्बन चेन बनेगी। ये कौन है? एल्डिहाइड। ये कौन है? कीटोन। दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, किसकी पैरिटी ज्यादा होगी? एल्डिहाइड की। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका आएगा सफिक्स, इसका सफिक्स आएगा अल। ये कीटोन सब्स्टिट्यूट यूज होगा ये, और जब इसका कार्बन गिना जाता है तो लिखते हैं ऑक्सो, तो लिखोगे 3 ऑक्सो। रूल से चलो ना, तुम तो हवा में कुछ भी नाम लिखते हो। 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। थोड़ा रूल देखा करो बेटा, मैंने आपको 11 की और सॉरी क्या बोलते हैं आईपीसी पढ़ाई है, एक बार उठा करके देखो, बिल्कुल रूट जो स्ट्रक्चर होता है ना आईपीसी नेम का, वो स्ट्रक्चर से चलता है। वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आईपीसी नेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला आपको लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट नेम विद पोजीशन और अल्फाबेटिकली। जब ये खत्म हो जाएंगे तो आप रूट नेम लिखोगे। रूट नेम में एक कार्बन को लिखते हैं मैथ, 2 कार्बन को लिखते हैं प्रोप, ब्यूट, ऐसे करके। फिर हम डिसाइड करते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डाई इन, ये सारी चीजें। फिर हमारे पास आते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप के। मतलब अगर आपके पास एसिड है तो ओइक एसिड एंड डिसॉल्व, वो पूरी प्रायोरिटी ऑर्डर। ये होता है फॉर्मेट। अब आप बोलते हो 1,3 पेंटेन, तो आपने 1,3 लिख दिया, बट पोजीशन लिखी है, बट सब्स्टिट्यूएंट का नेम नहीं लिखा। पेंट लिख दिया और एन लिख दिया, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स गोल हो गया आपका, समझ रहे हो? तो आप रूल के ये रहा, इसी में फिट करना है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन आता है, फिर आप गट फीलिंग पे गेम खेलने लग जाओगे। हाँ ये लग रहा है पेंटेन, कार्बोहाइड्रेट, 1,2 पाइन, कुछ भी। आप रूल को देखो ना, रूल क्या कह रहा है। चलिए अगला लिखिए इसका। हाँ वो तो फिर रूट नेम में आते हैं ना, साइक्लोप्रोप, साइक्लोमैथ, फिर वो कुछ और भी रूल है, बट फॉर्मेट यही है ले दे करके। अब जैसे इसकी बात है, अभी आपने ये वाला नाम लिखा था, अब इसमें आपने कार्बन इंक्लूड नहीं करा और यही मेन था, तो आपने कार्ब एल्डिहाइड लगाया, इसमें भी वही सीन आ गया। अब आप कार्बन इंक्लूड कर नहीं पाओगे, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6, ये एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन कार्बन चेन। तब आपके पास सफिक्स आएगा कार्ब एल्डिहाइड। सब लिखाया हुआ है, बट पन्ने कौन पलटे। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अगर गलती से बीच में लिख भी दूं तो इतना आप कर लेना। बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना, ये तो पता लगे नहीं सर ने गलती से छोड़ दिया होगा तो हम ही बनाते बेंजीन। अब इसमें क्या है कि फंक्शन ग्रुप है ये, इसको बोलते हैं कीटोन। कीटोन का ऑन लगता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहीं से होगी, 1 2।
तो ये सब्स्टिट्यूट 2 मिथाइल, रूट नेम में साइक्लोहेक्सेन, अब इसकी लोकेशन भी दे दो 1 ऑन। देखिए सम फेमस नेम, सम फेमस कॉमन नेम्स लिखना भाई, बेसिकली कॉमन नेम पे है। इसका नाम है, पहले भी लिखा चुका हूं, एसिटोफिनोन, कॉमन नेम आ जाएगा ना कि एसिटोफिनोन की रिएक्शन इससे कराओ तो बेटर है ना फिर बाद में। ये बेंजोफिनोन, ये बताओ सैलिसिल एल्डिहाइड, कराया नहीं था सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। जबकि पिछली क्लास में बोला था कि एक बार अल्कोहल और हेलोजन पूरा रिवाइज कर लेना, उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन में बैठना। ऑर्गेनिक ऐसे ही नहीं खराब होती बच्चों की, उसकी कोई खास वजह रहती होगी, ऐसे नहीं खराब हो जाती ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक खराब है तो फिर भूल जाना केमिस्ट्री में नंबर भी आने वाले हैं आपके, और तुम लोग लाइटली ले रहे हो, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। उस दिन भी समझाया था, तुमको समझ में नहीं आती होगी। केमिस्ट्री आपको लगेगी बोरिंग, बट केमिस्ट्री ही साथ देगी आपका। फिजिक्स में नंबर नहीं आते इतनी आसानी से, पेपर बहुत लंबा होता है। चलिए लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। तो कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप एक्साइड कीजिए 1s2 2s1 2p3, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, p में भी 2 थे। एक्साइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। हाइब्रिडेशन क्या है? sp2, एक s p p p, एक s और 2 p। 11 में पढ़ा था आपने, हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और ये कहलाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये वाला अलग रहेगा। और ये 1 2 3 तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये कहलाएंगे आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो इस कार्बन की बात होगी। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। 8 1s2 2s2 2p4। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के लिए डिफाइन है, तो ऑक्सीजन का नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ हम देखेंगे कि इसमें कितना ऑर्बिटल क्या है। इसमें s में 2 है और p में 4 है। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बॉन्ड सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बनाते हैं। ये सब पढ़ा हुआ आपने 11th में, आधों की तो जान निकल गई होगी इसमें। तो ये 2 होंगे लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, और ये विल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है,
लिखिए इसको, फिर इसको मिटा करके फिर मैं बॉन्ड बनाता हूं। ये यहां बना दूं, चलो देखो यहां देखो, ये कार्बन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, याद रखना। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाने के काम आता है। तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 2, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, और एक आपके पास ये रहा 3। तो जो नीचे वाला ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एक, अभी रुक जा, तुमने 11 में बिल्कुल ही नहीं पढ़ा ना, चक्कर ये जहां पे सामने ये आएगा। और इसको इस कार्बन के मैंने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और कुछ नहीं करा। अब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन का एक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर, सॉरी ऑक्सीजन का करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, बन गया। और अब क्या बनाएगा, एक पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपका ये वाला ऑर्बिटल, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है ये, और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब एक बॉन्ड और बनेगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसका किसका बनता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का। तो ये रहा ऑक्सीजन का, सॉरी कार्बन का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ में साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा इस तरह से, और एक बना देगा पाई बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है। अब इसका हो गया काम, इसका हो गया। अब 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो इन कार्बन से ओवरलैपिंग करेंगे, तो वो उधर बना देंगे, उसको हम यहां पे शो नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको याद होगा ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो कार्बन था ये वाला, इसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, ये अलग बॉन्ड बनाएगा, ये अलग बनाएगा। जो एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्सीजन के पास में एक p ऑर्बिटल और है, और इसके पास भी एक p ऑर्बिटल है, जो इस तरह से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली क्या है कि कार्बन और इसके साथ ये ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड ये वाला, और एक ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आपके पास ये हो गया एक पाई बॉन्ड, और ये आपके पास कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको मिलने वाला है, और ये कहलाएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिपेंड करता है पूछता क्या है, ऊपर ऑर्बिटल डायग्राम बोलेगा तो ऊपर वाला बनाना पड़ेगा, और सिंपली स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है तो नीचे वाले से भी हो सकती है, बट ऊपर वाला बेटर है डायग्राम, बट ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे दिखता है। चलिए लिखिए इसमें 10 3sp2 10 3sp2 orbitals of carbonyl carbon lies in same plane. ठीक है, कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लाइज इन सेम प्लेन एंड फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड।
तो ये दूसरे वाले कार्बन से, ये दूसरे कार्बन से, और ये ऑक्सीजन से, यही होता है ना। ये वाला इस वाले कार्बन से अलग अलग, ठीक है, एक ही प्लेन में है और 120 डिग्री का एंगल है इनके पास, लाइज इन द सेम प्लेन एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एंड अब क्या होगा, एक और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था इसके पास, वो ऐसे रहेगा इस तरह से, आधा अंदर आधा बाहर, और एक इस ऑक्सीजन का रहेगा यूं करके, और दोनों मिलकर के ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड तो यहां बन रहा है, पाई बॉन्ड प्लेन के बाहर बनेगा, देखिए। एंड वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन unhybridized p orbital of carbon shows sideways overlapping, with p orbital of oxygen, and form pi bond. Thus pi electron cloud is above and below the plane, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से ये बॉन्ड है, तो ऊपर नीचे, ये ऐसा है तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे, जैसे भी बता रहा था वो करके ये above and below the plane and bond angle is 120 degree. Bond angle is 120 degree. तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन राउंड। अगला लिखिए जीएमपी, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं इसलिए बोल देता हूं ताकि जब मैं वीडियो एडिट करता हूं ना तो मुझे याद रहे कि किसके बाद की वीडियो कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। एक बार फिर आपको वार्निंग दे देता हूं, अगर आप लोग ऑर्गेनिक में मेहनत नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री की क्लास में सिर्फ इतना सा करते हैं कि सो करके उठे, खाना खा करके उठे, क्लास में बैठ गए, तो आप गलत कर रहे हैं। इस बात को भी समझिए कि जितने लोग पढ़ करके गए हैं वो ऑर्गेनिक को ही टफ क्यों बता रहे हैं, क्यों उनसे ऑर्गेनिक ही नहीं हो रही है। सो डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है, इसमें पहला लिखिए फ्रॉम अल्कोहल। ये मेरे कहने की बात नहीं है और आपको भी पता ही है करना क्या है। कॉपर 573 केल्विन पर इसको ऑक्सीडाइज करा दीजिए। ठीक है, और अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप ये ले लीजिए, आपका कीटोन बन जाएगा खत्म। कोई नई रिएक्शन नहीं है इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर आप डाल सकते हैं हमें वो कॉपर 573 केल्विन, आप CrO3 डाल सकते हैं, आप इसमें PCC डाल सकते हैं, आप इस वाली में तो चौथे में तो KMnO4 भी डाल सकते थे, आप K2Cr2O7 भी डाल सकते थे। और हाँ, दूसरी वाली में, पहली वाली में आप ये 3 डाल सकते हो। पता तो है आपको यार, CrO3 डाल सकते हो, PCC डाल सकते हो। अब KMnO4 डाल दिया तो वो एसिड में चला जाएगा, K2Cr2O7 डालोगे तो वो एसिड में चला जाएगा। आगे लिखिए फ्रॉम अल्कीन। लगाइए जरा दिमाग, इससे एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हो? ओजोनोलिसिस करा दो, सिंपल, कराइए ओजोनोलिसिस।
O3 और दूसरा Zn डालते हो, साथ में क्या डालते हो, H2O। यहां से डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो, दोनों पर एक एक ऑक्सीजन जोड़ो। इसमें कराना ओजोनोलिसिस, पता ही होगा आपको। दोनों डबल बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ो, दोनों पे एक एक ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा एक। आप रिएक्शन कीजिए इसकी B2H6 H2O2 OH माइनस और सिंपल हाइड्रोलिसिस, ये बनेगा। अब आपको पता है एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और उस पर OH अनस्टेबल होता है, तो क्या हो जाएगा, टोटोमराइजेशन। तो बेसिकली एल्डिहाइड बनेगा, ना कि ये। इसमें OH बीच में आता है, अगेन टोटोमराइजेशन हो जाएगा। GMP for aldehydes only. Rosenmund reaction. Only. GMP for aldehydes only. रोजेनमंड रिडक्शन या रोजेनमंड रिएक्शन, कुछ भी कह दो। ये है आपके पास एल्केनोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट से कराई जाती है और आपके पास एल्डिहाइड बन जाता है। लिख लीजिए, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। तो आप ये समझ सकते हो कि हाइड्रोजन जो होता है ये करके HCl निकल जाता है और हाइड्रोजन यहां आ जाता है, दैट इज रिडक्शन। अब इसमें लिखिए, बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट act as a poison, and controls reactivity of palladium, so that aldehydes cannot further be reduced. पैलेडियम विद हाइड्रोजन, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इस बात के भी चांसेस है कि यहां से एल्डिहाइड से अल्कोहल और अल्कोहल से अल्केन भी बन सकता है। इसलिए पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम बेरियम सल्फेट डालते हैं, विच एक्ट लाइक अ पॉइजन। चलिए बताइए ए क्या होगा। मुंह से बोल नहीं सकता, नाम नहीं पता तेरे को कुछ किसी का। इसका नाम क्या है, अगर मैं ये लिखूं, इसका क्या नाम है? तो फिर जो तूने बोला उसका नाम नहीं लिख सकता है? बनाना, ये एग्जाम्पल हुआ ना,
तो ऐसे यहां पे क्या लिखूं मैं, ठीक है, और इसको काट दीजिए। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। HCOCl डजंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता। हैंस formaldehyde cannot be prepared by Rosenmund reaction। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सारे एल्डिहाइड बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको मिथेनॉल क्लोराइड चाहिए, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन करना, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल। बनाओ, Cl2 डाल करके Cl वाला बन जाएगा। अच्छा, SOCl2। फिर रोजेनमंड। तुम क्या कह रहे थे? क्या बनाऊं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से वो बन जाएगा। क्या करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट? हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डालूंगा तो क्या बनेगा? बोलो, अल्कोहल बनेगा ना। फिर अब इसमें कॉपर डालूं या CrO3 डालूं? अब देखो दिक्कत क्या है, सुनना। आप बनाते हो अल्कोहल, ये होता है अल्केन। अल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। बेसिकली आप अल्कोहल पर गए और फिर एल्डिहाइड पर आए। ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो इसको एसिड से एल्डिहाइड पे ले जाए। आपके सिलेबस में कुछ नहीं है। दूसरी बात, एसिड से एल्डिहाइड पे जाने के लिए जरूरी नहीं कि आप अल्कोहल पर जाओ। ये कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं होता कि आप पहले अल्कोहल पर गए और फिर घूम करके आए। इसलिए बेटर आइडिया आपके पास ये है ऊपर वाला, कि इसमें PCl5 डाल दो तो आपके पास ये बन जाएगा और यहां से ये बन जाएगा। याद रखना, इंटर कन्वर्जन में काम आएगा। तो कभी भी एसिड से एल्डिहाइड की तरफ जाना है तो OH को हटा करके Cl लगा करके फिर इसका रिडक्शन कीजिए। दिस रिएक्शन लेस प्रेफर्ड, ठीक है। और दूसरा, आप अगर किसी इंटर कन्वर्जन में नेम रिएक्शन का यूज करते हैं तो देन द आंसर बिकम मोर इफेक्टिव। अगर इंटर कन्वर्जन में आप किसी नेम रिएक्शन का यूज करते हो तो यहां लिख दीजिए रोजेनमंड, इट विल बी गुड टू राइट। आगे लिखिए, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। पहला लिखिए, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन ये भी काम आती है। अगर आपके पास RCN है
तो इसकी रिएक्शन SnCl2 विद HCl से कराइए। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? अगर ये मल्टीपल बॉन्ड में जाता है तो मल्टीपल बॉन्ड तोड़ करके हाइड्रोजन लगाता है। तो एक मल्टीपल बॉन्ड तोड़ता हूं, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन में लगाता हूं, फिर आप इसका रिडक्शन कर दीजिए, सॉरी हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। अब आपको पता है हाइड्रोलाइसिस में मैंने सिखाया है आपको कि C डबल बॉन्ड N वाले के हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड पूरा टूटेगा। इट इज बेसिकली O। इस तरह से आपका NH3 बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन उसके पास जाएगा, तो एल्डिहाइड प्लस NH3 बनता है। दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इस कंपाउंड को ध्यान से देख लीजिए, ये टूटता है हाइड्रोलिसिस में तो एल्डिहाइड ही बनता है। अगला लिखिए, डाइबल H रिएक्शन। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे होती है इसकी रिएक्शन? अगर आपके पास साइनाइड है, अच्छा पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। एक आपने हाइड्रोजन की दी, अब 2 क्या लगाओगे? डाई आइसोब्यूटाइल। इससे 2 चीजें कनेक्ट करनी है, आइसोब्यूटाइल, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। एक दो तीन चार, तो इसको हम बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा ये करता क्या है? इजी रिएक्शन में दम नहीं है। आपके पास साइनाइड है, आप डाइबल डाल दीजिए, हाँ ऐसे लिखना है, ऐसा तो नहीं लिखोगे। तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, 2 मोल यूज होगा, एक इस पर एक इस पर। सेम उसी तरह से जैसे SnCl2 ने HCl के साथ इसको रिड्यूस करा था, तो इसमें भी वही बन जाएगा इस तरह से। फिर इसमें भी करा दो आप हाइड्रोलिसिस, इसको हम बोलते हैं इमिन। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, सेम है रिएक्शन, फर्क सिर्फ इतना है SnCl2 की जगह क्या पड़ गया है? डाइबल। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि अगर आपको साइनाइड से बनाना है तो पहला तरीका है स्टीफन रिएक्शन या डाइबल, दोनों से ही एक ही कंपाउंड बनेगा, इमिन। और इमिन का आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपके पास ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, और डाइबल की एक रिएक्शन और दे रखी है आपके एस्टर के साथ। अगर आप इसमें भी डाइबल डालते हो, क्योंकि आपको याद होगा कि एस्टर का रिडक्शन इतनी आसानी से नहीं करते, ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी नहीं करता, और वो क्या नाम था, सोडियम बोरोहाइड्रेट, वो भी नहीं करता। तो इसमें आप डाइबल डाल सकते हो, डाइबल हाइड्रोजन देगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ये बन जाएगा अल्कोहल। तो ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में दे रखी है।
तो ये थी आपके पास स्टीफन और डाइबल रिएक्शन। अगला लिखिए इटार्ड रिएक्शन। ये अच्छी रिएक्शन है। हाँ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उसमें लिखिए इटार्ड रिएक्शन। टॉलुइन की रिएक्शन है ये। एक बार थोड़ा देख लीजिए, एक चीज बहुत रट्टे वाली है इसमें, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आपने क्रोमाइल क्लोराइड डाला है तो यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है, ये बनेगा कार्बन डाइसल्फाइड। आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे और यहां पे बनेगा OCrOHCl2। याद ही करना पड़ेगा, OCrOHCl2। इसको हम बोल सकते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना है ये। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये दो हाइड्रोजन जाएगी इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगी। 1 2 3 4, देखना थोड़ा ध्यान से। तो ये दो बॉन्ड जो खुले थे यहां तो ऑक्सीजन जुड़ गई, ये हाइड्रोजन यहां आई, इसमें से CrO2 अलग हो गया और HCl अलग हो गया। लिखो इसको, एक HCl, दो है ना Tl, तो एक एक हाइड्रोजन और चाहिए, तो टोटल मिला के 4 HCl निकलेगी। HCl2 है ना, एक हाइड्रोजन और जाएगा तो 2 HCl हो गए। HCl2 है ना, तो एक दे दो ना। मैं कंजर पागल, HCl2 है ना, एक और आपने दे दिया तो एक HCl दिया, तो 2 4 निकल गए। लिखो इसको, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। टॉलुइन्स क्रोमाइल क्लोराइड की इटार्ड रिएक्शन। बहुत अच्छा तरीका है, आपको पता है, क्योंकि यहां पे जब अल्केन बन जाता है तो इससे निकलने के लिए आप क्या करते थे, आप या तो क्लोरीन लगाते थे ऐसे करके, फिर आप इसमें OH जोड़ते, फिर इसका रिडक्शन कराते, सॉरी ऑक्सीडेशन कराते, तब जाकर के यहां पहुंचते। लेकिन इटार्ड रिएक्शन में एक ही बार में आप पहुंच जाएंगे, OCrOHCl2। अगर आप पेपर में यूज करें इसको इंटर कन्वर्जन में, तो सीधे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सीधे बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। खत्म। अगला लिखिए, रिएक्शन विद क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे बनाएगा आपके पास एल्डिहाइड। अब अगर इसकी रिएक्शन इथेनोइक एनहाइड्राइड से करा दी जाती है, यह होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। तोड़िए इसको, माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्लस पर वो जोड़िए, देखना जरा क्या बन रहा है। इस माइनस पर ये जोड़ दीजिए और उस पर जोड़ दीजिए ये। अब इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर डालिए, 2 मोल पड़ेगा, CH3COO
H, CH3COO H, क्या बचा? 2 OH, दोनों OH वहां आएंगे। और आपको पता है एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से निकलेगा वाटर और क्या बना लेगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल डाई एसीटेट, बेंजिल ने बेंजल के साथ बेंजो बजाया, वो वाली बात है। या बेंजलिडीन डाई एसीटेट। अब ये सब क्या कराया इन्होंने, उसको समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब CrO3 डालते हो तो ये इसको बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देता है, और इस बेंजल्डिहाइड को यही CrO3 फर्दर ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड भी बना सकता है। हमें क्या चाहिए? बेंजल्डिहाइड। तो हमें चाहिए कि हम इस बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में ना चेंज होने दें, इसलिए हम इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, जो कि इससे रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना करके इसको रोक लेता है। फिर आप इसमें वाटर डाल करके इसको अचीव कर सकते हो। लिखो इस बात को। एक्चुअली ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय CrO3, benzaldehyde is formed. Benzaldehyde is formed. This benzaldehyde is trapped. This benzaldehyde is trapped. This benzaldehyde is trapped by acetic anhydride and forms benzyl diacetate. And forms benzyl diacetate. Hence, further oxidation of benzaldehyde to benzoic acid is not possible. अब देखिए पेपर में ये रिएक्शन कैसे आती है, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन कैसे दे रखी है। इन्होंने इसको खा दिया, सीधे बोल दिया कि इसकी प्लस इसकी रिएक्शन करा दो और सीधे ये बनाओ, और इसकी रिएक्शन वाटर से कराओ और बना दो आप अपना बेंजल्डिहाइड, और इस साइड में साइड प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COOH। यही देखा ना। तो फाइनली आप ऐसे भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। हाँ, वही एसिडिक मीडियम में। ये इसलिए डाला कि इन दोनों की रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बनता है, और ये बेंजल्डिहाइड CrO3 की प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड बना सकता है। इसके डालने से ये जो बेंजल्डिहाइड बनता है वो बेंजल डाइएसीटेट की फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे ही आपको बेंजल्डिहाइड चाहिए, पानी डाल करके बेंजल्डिहाइड बना लो बस। तो लिख ले भाई, इंपॉर्टेंट होता तो मैं लिखा था, सीधी सी बात है। आपको याद करना, याद कीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। हेडिंग डालिए, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।